हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। तो आइए गाइस, कल से जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो 7 फरवरी सीरीज को जो हम कंटिन्यूटी चला रहे हैं, ठीक है। आइए उसके आगे से आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए गाइस, कल हम लोग कहाँ पे देखे थे, मतलब कल हम 100 पेज तक देख लिए थे, ठीक है। मुद्रा के बारे में बता चुके आप लोग को, ठीक है। जैव विविधता के बारे में बता चुके थे। ग्रीन मफलर क्या होता है, तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत है। कवक और शैवाल सहजीवी क्या होता है, लाइकेन होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज देखेंगे हम लोग अपवर्तन व परावर्तन, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन, ठीक है गाइज। तो अपवर्तन देखिए क्या होता है हमारा, रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करके अपनी दिशा बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए गाइज, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करके अपनी दिशा बदल लेता है, जैसे मान लो कि एक ये माध्यम है और एक माध्यम है, जब प्रकाश यहाँ से आया, ये हमारा लंब हो गया। जब प्रकाश यहाँ से आया तो ये क्या करता है, एक बार अभिलंब की ओर झुक जाता है, एक बार अभिलंब से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना दिशा बदल लेता है, तो ठीक है। तो उसी को क्या कहता है, अपवर्तन कहते हैं हम। तो जब प्रकाश एक माध्यम से आके दूसरे माध्यम जब प्रवेश करता है, चाहे वो देखो विरल माध्यम से सघन की ओर प्रवेश करे, चाहे सघन से विरल माध्यम से प्रवेश करे, तो वो क्या होता है, अपना अपना रास्ता क्या होता है, बदल लेता है, ठीक है। कभी अभिलंब की ओर झुक जाता है, तो कभी अभिलंब से बाहर हो जाता है, अभिलंब से दूर हटने लगता है, ठीक है। अब देखिए हमारा परावर्तन क्या होता है, जिसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो क्या होता है, जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटते है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। देखिए जैसे कि ई है, यह तो यहाँ से मान लीजिए प्रकाश आई, प्रकाश यहाँ से आएगी, फिर यहीं से पुनः टकरा के वापस चली जाएगी। तो यहाँ से आई, फिर यहीं से टकरा के पुनः वापस चली, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इस क्रिया को अपवर्तन, ठीक है। ये होता है हमारा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण आई आपतित क्रिया, आई परावर्तित क्रिया। आपतित क्रिया मतलब आ रही है, परावर्तित क्रिया मतलब परावर्तन हो रही है। आई दोनों का कोण हो गया, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है गाइज। आई क्या बीच में अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब है। तो ये हमारा क्या होता है कि, तो क्या क्या अपवर्तन देख लिया हम लोग, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, ये मतलब क्या अविलंब आ गया। अविलंब से क्या होगी, हमारी आपतित क्रिया होगी, यहाँ से परावर्तित हो गई, या दोनों के बीच में आपतन कोण है, परावर्तन कोण। तो यहाँ से आके आपतित क्रिया परावर्तित हो जाती है, तो उसी माध्यम क्या कहते हैं, जब कोई प्रकाश की सतह से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया हमारे अपवर्तन कहला परावर्तन कहलाता है, ठीक है। प्रकाश की सबसे अधिक गति निर्वात में होती है, जैसे कि 3 × 10⁸ होता है ना, तो 3 × 10⁸ होता है। तो प्रकाश की सबसे अधिक गति कहाँ होती है, निर्वात में होती है। कहाँ होती है, वैक्यूम में। कहाँ होती है, वैक्यूम निर्वात में ना, वैक्यूम में, ठीक है गाइज। और उसके बाद देखिए क्या रहा है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है, ठोस में। तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है, ठोस में होती है गाइज। ये क्या ठोस है, तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है, सॉलिड में ना, हमारी ठोस में होती है, ठीक है। अब देखिए guys, ये हमारा क्या ठोस है, उसके बाद कोई गैस है, कोई तरल पदार्थ है, ठोस है। देखिए इस पर मतलब ये दोनों ठोस है, तो ये देखिए मतलब कि ज़्यादा आवाज़ आ रही है। अब कोई मतलब कि रहता है गैस और तरल पदार्थ, तो उसमें कहाँ से आवाज़ जाती है, ठीक है। तो प्रकाश की मतलब कि सबसे अधिक गति किस में होती है, हमारा निर्वात में होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है, ठोस में होती है। तारों का टिमटिमाना, जल में डूबी वस्तु का मुड़ जाना और दिखाई देना अपवर्तन का उदाहरण है। जिसको तारों का टिमटिमाना हमारा अपवर्तन का कारण है। आप लोग देखते होंगे कि कहीं मतलब कि कभी कभी जैसे कि पेंसिल अगर आप कहीं डाल देते पानी में, तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ नजर आता है ना, तो हमारा कहाँ होता है, अपवर्तन का नियम होता है। क्या होता है, अपवर्तन का नियम होता है, ठीक है। तारों का टिमटिमाना, जल में डूबी वस्तु का मुड़ा दिखाई देना, ठीक है, अपवर्तन का उदाहरण होता है ना। हीरे का चमकना, मृग मरीचिका होता है, जो ये सब ना हीरे का चमकना जो मरीचिका बनता है ना, सबका पूर्वांतरिक परावर्तन का होता है। TOR होता है, टोटल, TIR होता है, टोटल इंटरफेक्शन रिलेक्शन होता है, रिलेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है हीरे का चमकना, और क्या होता है, मरीचिका का बनना, ठीक है गाइज। तो हमारा आप देखिए क्या, विश्व के महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियाँ। तो विश्व की महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियाँ देखते हैं। एशिया, एशिया की सर्वोच्च चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है, हमारा माउंट एवरेस्ट है। क्या है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की कहाँ, माउंट मैकेंजी मैकिनले, माउंट मैकिनले, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का कहाँ, माउंट एकांगुआ, माउंट एकांगुआ। अफ्रीका के कहाँ, माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका गाइज बार बार पूछता है, माउंट किलिमंजारो इसको बार बार पूछता है, ठीक है। एशिया का पूछता है, माउंट एवरेस्ट बार बार पूछता है, ठीक है। यूरोप का माउंट एल्बस है, इसको बार बार पूछता है। यूरोप का क्या, माउंट एल्बस है, इसको बार बार पूछता है। अंटार्कटिका का माउंट विलेस है। ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोसियोस्को है। क्या है, कोसियोस्को, ठीक है। तो इसको आप लोग हम लोग याद रख लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट देखिएगा इसका रहा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। तो अब देखिए नहीं, अब बार बार पूछता है कि नाभिकीय मतलब नाभिकीय संलयन क्या है। ऑप्शन देगा सूर्य, परमाणु। तो इसको हम लोग आपको बता देते देखो, सूर्य होता है ना, सूर्य होता है सन, सन होता है सूर्य। तो देखो आपको बताया तो स से सूर्य, स से संलयन, और स से सन, स से संलयन। तो सूर्य क्या है, संलयन मतलब नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय विखंडन हमारा क्या हो जाएगा, परमाणु बम हो जाएगा। तो स से क्या हो जाएगा, सूर्य, तो इससे नाभिकीय संलयन। तो सूर्य की मतलब सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, ठीक है। फिर नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो जो जो नाभिकीय रिएक्टर होता है ना, उसमें ग्रेफाइट और भारी जल, जिसको D2O बोलते हैं, तो इसका उपयोग मंदक के रूप में क्या होता है, किया जाता है, ठीक है। आइए गाइस नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट क्या करा, स्थापत्य कला की शैली क्या होता है, स्थापत्य कला की शैली नागर शैली। स्थापत्य कला की शैली क्या होता है, नागर शैली। नागर शैली है, ठीक है। ये उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक प्रमुख शैली है। इस शैली के प्रमुख मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में, जिसको क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा कहते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है गाइज, किस मंदिर को हम क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा कहते हैं। तो ब्लैक पैगोडा मंदिर किसको कहते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहते हैं, जो कहाँ है, ओडिशा में है ना। फिर देवाड़ा के जन्म मंदिर, तो देवाड़ा के जन्म मंदिर कहाँ है, राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। मारू गुर्जर शैली में है ना। तो देलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान में, मारू गुर्जर शैली में है। फिर खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर कहाँ है, MP में है, पंचायत शैली व नागर शैली में है। खजुराहो के मंदिर कहाँ है, MP में है। फिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश ललितपुर में है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर हमारा कहाँ है, ललितपुर में। कहाँ है, ललितपुर में, ठीक है गाइज। उसके बाद देखिए द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली क्या होता है, वो नागर शैली हो गया। आज देखिए द्रविड़ शैली। और उसके बाद देखो, देखिए हमारे जो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर बनी है ना, जैसे कि हमारे राम मंदिर अयोध्या में बनी है ना, तो ये सब हमारा ना नागर शैली में है। और जो दक्षिण भारत में मंदिर बनी ना, वो सब दक्षिण भारत, देखिए यहाँ पे लिखा ना, ये उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण थे। जो उत्तर भारत की मंदिर बनी ना, तो पूछ देता कभी कभी कि नागर शैली में कौन है, द्रविड़ शैली में कौन है। तो हमें याद रखना, जो उत्तर भारत की मंदिर है ना, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में, देवाड़ा मंदिर, राम मंदिर अयोध्या में है, तो ये सब हमारा ना नागर शैली में बनी है, ठीक है। और द्रविड़ शैली क्या हो जाएगी कि यह दक्षिणी भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक प्रमुख है। जैसे बृहदीश्वर का मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु कहाँ है हमारा, चेन्नई में है। तो चेन्नई हमारा क्या दक्षिण में पड़ता है ना, दक्षिण साउथ में आता है। तो उस मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में सब साउथ में आता है। तो ये सब हमारा द्रविड़ मंदिर है। कैसे, द्रविड़ मंदिर। एरावतेरोर मंदिर क्या है, तमिलनाडु में सब भी द्रविड़ मंदिर है। फिर देखिएगा क्या, बेसर शैली का होयसल मंदिर कर्नाटक में स्थित है। बेसर शैली का होयलेश्वर मंदिर कहाँ है, हमारा कर्नाटक में है। तो बेसर शैली का होयलेश्वर मंदिर हमारा कहाँ है, कर्नाटक में है। हिमाऊ का मकबरा चारबाग शैली में बना है। तो हिमाऊ का मकबरा किस में बना है, चारबाग शैली में बना है, ठीक है गाइज। तो हिमाऊ का मकबरा हमारा किस में बना है, चारबाग शैली में। बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं, देखिए गाइज, जातक कथा भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है। बौद्ध धर्म में ना, जो बौद्ध धर्म है ना, तो जातक कथा भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है, ठीक है। हीनयान व महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय है, इनका निर्णय चौथी बौद्ध संगति में हुआ था। तो कभी कभी पेपर में आता है कि गाइज आप लोग बताए हीनयान महायान किस बौद्धिकी के समय अलग हो चुके थे। तो चौथी बौद्ध संगति जब थी ना, RVPK कुंडलवन कश्मीर में जो चौथी बौद्ध संघ मतलब कि संगति हुई थी ना, तो उसमें हमारा क्या था, हीनयान महायान क्या हुआ था, बट गया था हीनयान महायान। तो हमारा चौथी बौद्ध संगति में, तो हीनयान महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय। तो हीनयान महायान किसमें है, बौद्ध धर्म की। कहाँ है, बौद्ध धर्म के, ये भी याद रखना। उसके बाद इनका निर्माण चौथी बौद्ध संगति में हुआ था, ठीक है। तो चौथी बौद्ध संगति में इनका हीनयान महायान का निर्माण हुआ था, ठीक है। फिर देखिएगा जैन धर्म, जैन धर्म क्या होता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहता है, आगम कहा जाता है। जैन धर्म को क्या कहते हैं, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, कल्पसूत्र, जैन धर्म की रचना भद्रभाहु ने की थी। तो कल्पसूत्र की रचना, जिसको जैन ग्रंथ भी कहते हैं, तो कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, भद्रबाहु ने की थी। तो कल्पसूत्र की रचना करने वाले कौन है, भद्रबाहु है, ठीक है। आइए गाइज नेक्स्ट देखते हैं क्या करा, जैसे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या होता है ना, फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए मौलिक अधिकार क्या होता है हमारा, देखो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो क्या है,
संविधान के भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। संविधान के भाग 3 में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है कि किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो भाग 3 को किसको कहते हैं? भाग 3 को। तो भाग 3 को हम क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं भाग 3 को। ठीक है गाइज। फिर देखो मौलिक अधिकार हमारे कितने 6 मौलिक अधिकार हैं। आइए हम अच्छा से ट्रिक के द्वारा समझते हैं। ठीक है, देखिए समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 1914 से 18 है। क्या है? समानता का अधिकार 1914 से 18 है ना। फिर देखो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? मतलब कि 19 से 22 तक है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म के बारे में जानकारी मतलब किया तो 25 से 28 है अनुच्छेद। ठीक है, और संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार कितना है? 19 से 30 है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या? अनुच्छेद 32, 32 को, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का सोल कहा है, संविधान का आत्मा कहा है। ठीक है, तो गाय जी हमारा क्या हुआ? 6 मौलिक कर्तव्य है। पहला क्या है? देखिए समानता का अधिकार 14 से 18, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 20 होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 होता है, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 होता है। ठीक है गाइज, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। बोले ना है कि डॉक्टर वही ऊपर भी हम बता दिए यहीं पे, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। ठीक है ना। तो देखिए गाइस, और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। किसके द्वारा? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो ये पूछता है कि मतलब किस अनुच्छेद के तहत मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, 5 रिट पर कि 5 रिट जारी करता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो हमारा आर्टिकल 32 क्या होता है गाइज? आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के तहत जो हमारा न्यायालय होता है, जो उच्च सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, तो हमारा क्या करता है ना, वो हमारा 5 रिट जारी कर देता है। क्या करता है? 5 रिट जारी करता है। ठीक, पहला क्या आता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बोलते हैं हाइबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण हाइबियस कार्पस। ठीक है, दूसरा का क्या होता है? अधिकार परीक्षा। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या होता है? परमादेश, हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण क्या होता है? उसके बाद उस प्रेशर सर्टियोरियोर, और उसके बाद क्या होता है? प्रतिषेध ना, जिसको प्रोहिबिशन बोलते हैं ना। तो प्रतिषेध, 5 तरह की हमारी क्या रीट है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है गाइज। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। ठीक है, तो क्या पूछा कि मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे। ठीक है, फिर पूछा है मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष। ठीक है गाइज, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कर? साइमन कमीशन, साइमन कमीशन गाइस देखिए इसका आया था ये नवंबर 2027 में, इसका वो मतलब कि गठन हुआ था, लेकिन आया था 28 में। ठीक है, देखिए नवंबर 2027 में सर जॉन साइमन, साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक कमीशन का गठन किया गया, जिसमें से 7 अंग्रेज सदस्य थे। ठीक है, यह आयोग 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। कब आया था? तो ये कुछ नहीं पूछता साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन आया था हमारा 3 फरवरी 1928 में ना, 3 फरवरी 1928 में। ठीक है, तो 3 फरवरी 1928 में हमारा क्या होता है? साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, तो देखिए अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव आया था लिलिथगो के समय 1940 में, 8 अगस्त 1940 में। कब आया था? 8 अगस्त 1940 में। गाइस हमको इसके इन सब का ना वो ईयर्स याद रखना बहुत जरूरी है, वर्ष इनका याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आ जाता है ना, तो उससे हम लोग को याद रहता है, तो हम लोग ऑप्शन भी कर लेते हैं, ऑप्शन चूज करके। ठीक है, तो क्या था? वायसराय लॉर्ड लिथगो द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया था। ये अगस्त प्रस्ताव कहा गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या चिप्स मतलब कि क्रिप्स मिशन, चिप्स मतलब क्रिप्स मिशन क्या? स्टोपर्ट क्रिप्स के समय में आया था, के नेतृत्व में यह मिशन 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन की महात्मा गांधी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में भारत आया था। ठीक है, फिर देखिए भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को, देखो राष्ट्र, अब देखिएगा बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। क्या कहा है? देखिए कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, और राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय गीत जिसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, तो
राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, और राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। फिर भारतीय राष्ट्रीय जनगण मनगण को रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में लिखा है। तो भारतीय जा तो ये भी पूछ देता है किस भाषा में लिखा है, तो बंगाली भाषा में ना। तो भारतीय राष्ट्रीय जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में क्या किया, इसको लिखा है। फिर क्या है, नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मसमर्पित किया गया, और इस दिन संविधान के 16 अनुच्छेदों द्वारा मतलब कि लागू किया गया। ठीक है, कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए। तो कब सर्वप्रथम 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे ना, मतलब कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मसमर्पित किया गया, और इस संविधान के कुल 16 अनुच्छेदों लागू किए गए थे। हैदराबाद रियासत, हैदराबाद रियासत क्या है, देखो लॉर्ड वेलेंजली की सहायक संधि पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर हैदराबाद के निजाम ने किए थे। तो लॉर्ड वेलेंजली की सहायक संधि पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर हैदराबाद के निजाम ने किए थे। हैदराबाद रियासत को वर्ष 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय संघ में मिला लिया गया था। तो ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद को, हैदराबाद का खोलो, पोल खोलो, नहीं आप लोग को बताए थे। तो ऑपरेशन पोलो कब आया था, हैदराबाद को खोलो। तो हैदराबाद को क्या किया था, रियासत को 1948 में क्या किया था, इसको हम क्या किए थे, मिला लिए थे। इसका हैदराबाद का पूरे पोल खोल के हम लोग मिला लिए थे। ठीक है ना, भारतीय संघ में मिला लिया गया था। तो ऑपरेशन पोलो हमारा आ गया हैदराबाद से संबंधित है। ठीक है ना, तो क्या हुआ, तो हमारा ये हो गया। फिर आज़ादी के समय निजाम उस्मान अली खान का शासन था। तो आज़ादी के समय किसका शासन था, निजाम उस्मान अली खान का शासन था। ठीक है गाइज, आइए देखते हैं क्या होता है। फिर देखिए गाइज, देखते हैं कुछ शास्त्रीय नृत्य व नृत्यांगना, जो कि कुछ उसके कुछ डांस है, और जो कि डांसिंग वाले हैं उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए भरतनाट्यम, भरतनाट्यम गाइस जो कि मतलब जितने हैं सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक मारने वाली नहीं है। बस संबंधित कौन किससे, ये देखिए, देखिए भरतनाट्यम से संबंधित कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, रुक्मणी देवी अरुणडेल है, फिर मीरानी साराबाई है, और उसके बाद मल्लिका साराबाई है, उर्मिला सत्यनारायण है। तो कौन है, भरतनाट्यम से संबंधित यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, रुक्मणी देवी अरुणडेल हो गई, मीरानी साराबाई हो गई, मल्लिका साराबाई हो गई, उर्मिला सत्यनारायण हो गई। ठीक है, फिर देखो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी से कौन है, हमारी यामिनी कृष्णमूर्ति यहाँ भी है, यामिनी कृष्णमूर्ति यहाँ भी है, तो कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराबाई वहाँ पे भी है, मल्लिका साराबाई यहाँ पे भी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। तो गाइज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा इंजम। तो पूछता है राधा रेड्डी, राजा रेड्डी किससे, तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। किससे है, कुचिपुड़ी से। तो हमारा राधा रेड्डी, राजा रेड्डी किससे है, कुचिपुड़ी से। किससे है, कुचिपुड़ी से। सत्रिया कहाँ का है, असम का है। कहाँ का, असम का है। श्री शंकर देव द्वारा 2000 में इसको स्थापित किया गया था। सबसे नया नृत्य कौन है, हमारा सत्रिया असम का है। ठीक है, ओडिशा क्या है, ओडिसी क्या है, माधवी मुदगल। तो एक है ओडिसी है जिसको बोलते हैं माधवी मुदगल, लेकिन इनका ज़्यादा पूछता है केलूचरण महापात्र है। क्या पूछता है, केलूचरण महापात्र, इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ओडिसी वो कौन है, हमारे केलूचरण महापात्र है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट कथकली देखते हैं हम। कथकली कौन है, कथकली हमारा, कथकली कृष्ण कुहरी, कृष्ण नायर, आनंदी शिवरामन, ये सब कथकली से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश का कथक क्या है ना, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। तो ये सब कहाँ के, कथक के। कहाँ है, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। तो यहाँ से तीनों इंपॉर्टेंट है, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी किससे संबंधित है, हमारा कथक से संबंधित है, तीनों है। देखो झावेरी महीने, जो 3 महीने थे, तो दर्शना थी, सुनैना थी, सुरवड़ा थी। तो ये हमारी झावेरी बहनें है ना, जो 3 बहनें थी ना, ये हमारे मणिपुर से संबंधित है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता, झावारी मतलब कि झावेरी बहनें किससे संबंधित है, तो मणिपुर से संबंधित है ना। मोहिनी अट्टम क्या है, कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्री देवी, भारती शिवाजी। तो हमारा कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, और उसके बाद क्या, श्री देवी, भारती शिवाजी, ये सब हमारे मोहिनी अट्टम के थे। किससे, मोहिनी अट्टम से संबंधित थे। फिर देखिए क्या, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की कार्यकाल परिषद में मनोनीत होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में मनोनीत होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। यह नियुक्ति भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। तो यह नियुक्ति कब की थी, भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। लॉर्ड डफरिंग कब की थी, लॉर्ड डफरिंग
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में एओ हुम द्वारा लॉर्ड डफरी के शासनकाल में की गई थी। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में एओ ह्यूम्स द्वारा लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में एओ हुम द्वारा लॉर्ड डफरी के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते क्या, इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में। कब आया था? 1883 में ईस्वी में आया था हमारा इल्बर्ट बिल ना। तो देखिए इसमें क्या था इल्बर्ट बिल में, इस बिल को 1883 ईस्वी में सर कार्टे पेरेग्रीन एल्बर्ट द्वारा पेश किया गया था। तो एल्बर्ट बिल पेश करने वाला कौन थे? एल्बर्ट थे 1883 में ना। उसके बाद देखिए इस समय वायसराय लॉर्ड रिपन थे। जब एल्बर्ट बिल पेश किया गया था तो उस समय वायसराय कौन थे? रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। ठीक है ना। इस बिल ने भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों और यूरोपीय लोगों के मुकदमे को संभालने की अनुमति प्रदान की थी। ठीक है, फिर देखिए क्या है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1972 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। गाइस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों फैक्ट यहाँ से। ठीक है, जनगणना के बारे में। ठीक है ना। तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में, सॉरी गाइस 1972 बोल रहे थे। तो क्या है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो भारत में जनगणना की शुरुआत तो 1972 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अब प्रथम दशकीय या नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? तो प्रथम नियमित या दशकीय जनगणना मेरे किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है ना। फिर क्या, शिक्षा से संबंधित हंटर आयोग। तो देखो हंटर आयोग गाइज, हंटर आयोग का गठन 1982 में किया, 1882 में किया गया था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में है। तो ये गाइज बहुत ही बड़ा पूछता है कि हंटर आयोग किससे संबंधित है। कुछ ने पूछता हंटर आयोग जो है हमारा, हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो हंटर आयोग हमारा संबंधित है किससे? शिक्षा से। हंटर आयोग हमारा किससे संबंधित है? शिक्षा से। किससे संबंधित है? शिक्षा से। ठीक है, तो हमारा शिक्षा से संबंधित हंटर आयोग का गठन वो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत। तो देखो इस पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। कौन की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री रमजन मैकडोनाल्ड ने की थी। इसमें अल्पसंख्यक और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल और आरक्षित सीटों को शामिल किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए पूना पैक्ट गाइज, पूना पैक्ट जो कि यहाँ से भी प्रश्न बार बार बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, यह समझौता 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। ठीक है, तो पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो हमारा हुआ था भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारा गांधी जी के बीच हुआ था। ठीक है, तो गांधी जी के बीच और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हमारा क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसके तहत दलित वर्ग को राजनीतिक अधिकार दिए गए। तो जिसके दलित वर्ग को क्या किए गए? राजनीतिक अधिकार दिए गए। ठीक है गाइज, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गाइज, रॉलेक्ट एक्ट कब आया था? 1919 में। रॉलेक्ट एक्ट कब आया था? 1919 में। तो यहाँ पे इसमें देखो युद्ध ने वो रॉलेक्ट एक्ट से पूछता है कि रॉलेक्ट एक्ट को क्या कहा जाता है? तो रॉलेक्ट एक्ट को गाइज ना हम काला कानून कहते हैं। तो इस एक्ट को हम क्या कहते हैं? काला कानून। ये बहुत ही बढ़िया, मतलब कि इसको आप लोग याद रखिएगा ना, क्या कहते हैं? काला कानून। काला कानून। तो रॉलेक्ट एक्ट क्या होता है? इस एक्ट को हम काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस एक्ट को हम काला कानून भी कहा जाता है ना। इस कानून को सर सिडनी रॉलेट इस कानून को सर सिडनी रॉलेट की रॉलेट समिति ने पेश किया था। इस कानून ने सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और दोष सिद्धि के जेल में रखने का अधिकार दिया गया था। इस कानून को भारतीयों ने बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा था। तो रॉलेट एक्ट को क्या कहा था? रॉलेट एक्ट को क्या कहा था कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून कहा गया था। किसको? रॉलेट एक्ट को। किसको? रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट
1919 रॉयल एक्ट 1919 को, ठीक है गाइस। इसको आप लोग कहते हैं। यह कानून लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था। किसमें? चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। आप देखिएगा क्या था, प्रमुख घटना होता है। प्रमुख घटनाएं क्या होती है? घटना हुई थी, वायसराय कौन था? देखो, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तो उस समय कौन सी वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, तब भी हमारा कौन था? लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। अब विश्वविद्यालय आयोग 1904 में बना था, तब भी हमारा कौन था? लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। असहयोग आंदोलन की स्थापना 1920 में हुई थी, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक है। फिर सबने आज्ञा आंदोलन 1930 में, तो लॉर्ड इरविन था। इरविन समझौता 1931 में हुआ था ना, इरविन समझौता 1931 में हुआ था ना, तो उस समय कौन था? 1930 में लॉर्ड इरविन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में लॉर्ड लिनलिथगो था। तो गाइस इसको आप लोग देख लीजिए। और बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में लॉर्ड कर्जन था। विश्वविद्यालय आयोग 1905 में लॉर्ड कर्जन था। असहयोग आंदोलन 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। सबने आंदोलन 1930 में लॉर्ड इरविन था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है गाइस। अब आइए देखते हैं क्या कि भारत की राजधानी, देखिए गाइस भारत की राजधानी के बारे में देखते हैं कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, कौन है? जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता से नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की थी ना। उसके बाद वर्ष 1912 में राजधानी का वास्तविक संस्थापक कर दिया गया था। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। दिल्ली का प्राचीन नाम था इंद्रप्रस्थ। क्या था? दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है हमारा? इंद्रप्रस्थ है। क्या है? इंद्रप्रस्थ। नहीं तो अब देखिए क्या, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसको कहा जाता है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी हम किनको कहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। किनको कहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। अब प्रार्थना समाज की स्थापना राजा, मतलब कि प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद नराडे। कौन है? प्रार्थना समाज की स्थापना कौन है? महादेव गोविंद नराडे। देखिएगा ऐसे, देखिए कि जब देखिए प्रार्थना कब करते हैं हम? जब हम क्या करते हैं, मतलब कि महादेव, मतलब जब हम नाराज हो जाते हैं तो महादेव उसके आगे क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना समाज क्या हो जाएगा? महादेव गोविंद नराडे। नराडे मतलब क्या हो जाएगा? जब नाराज हो जाते हैं तो क्या होते हैं कि प्रार्थना करते हैं महादेव के सामने। तो हमारा क्या हो जाए? प्रार्थना समाज के स्थापक कौन है? महादेव गोविंद नराडे। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा बाई फूले, ये तो सबको याद है। लाल कुर्ती दल खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं ना। लाल कुर्ती दल खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए क्या, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध गाइज क्या है कि यह युद्ध 23 जून 1957 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के मध्य हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सेना क्या हुई थी? विजय हुई थी। तो हमारा किसके बीच हुआ था ये? तो हमारा हुआ, मतलब प्लासी के 1757 में, 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 में, 1757 में। तो 23 जून 1757 में हमारा हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था। ब्रिटिश सेना के मध्य हुआ था। ब्रिटिश सेना विजय हुई थी। अब देखो राजा जमोरिन क्या था? जमोरिन कौन था? आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए राजा जमोरिन पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा जब 20 मई 1998 को भारत पहुंचने वाला समुद्र के रास्ते से पहले यूरोपीय थे। यहाँ कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया था। तो भव्य स्वागत किसका किया था? वास्को डिगामा का। कौन? जमोरुद्दीन, जो पुर्तगाली यात्री था। तो कभी कभी पूछता था वास्को डिगामा की कौन सा मतलब कि कौन सा, मतलब कि यूरोपीय यात्री था? तो हमारा पुर्तगाली था, ठीक है ना। तो जो 20 मई 1498 में भारत आया था, इसका स्वागत कहाँ पे? कालीकट के राजा जमोरिन ने भव्य स्वागत किया था, ठीक है। फिर देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है? क्या होता है? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी देखते हैं गाइज क्या हमारा ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का है, पुर्तगाली फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इन पॉलिसी की शुरुआत की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी करने वाला कौन था? डी अल्मीडा था। कौन था? डी अल्मीडा, ठीक है। डी अल्मीडा था। तो पुर्तगाली फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने इस पॉलिसी की शुरुआत की थी। इस पॉलिसी का उद्देश्य हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना शक्ति और व्यापारिक शक्ति स्थापित करना था।
तो क्या था, इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या था, हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना शक्ति और व्यापारिक शक्ति स्थापित करना था, ना कि भारतीय तटों और भूमि पर किले बनाना। फिर क्या कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में क्या किया था, नियुक्त किया गया था। फिर फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। फिर गाइस देखते हैं क्या है कि भारत में सर्वप्रथम विदेशी व्यापारिक कंपनी के रूप में पुर्तगाली आए थे, और सबसे बाद भी कौन गए थे, पुर्तगाली। सबसे पहले सर्वप्रथम कौन आए थे, सर्वप्रथम आए थे पुर्तगाली, और सबसे बाद में भी गए थे हमारे पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली, ठीक है। उसके बाद तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस का भारत में विकास पुर्तगालियों की देन है। तो तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस का भारत में विकास किसका देन है, पुर्तगालियों का देन है, ठीक है। फिर देखो 1661 ईस्वी में अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ग्रेजा के साथ हुई थी, बैग्रेजा के साथ हुई थी। चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई शहर प्राप्त हुआ था। तो मुंबई शहर प्राप्त हुआ था, इसकी शादी राजकुमारी कैथरीन के साथ हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखो बंगाल में द्वंद शासन, क्या होता, बंगाल में द्वंद शासन। बंगाल में द्वंद शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, तथा 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। तो क्या बंगाल में द्वंद शासन की शुरुआत, तो बंगाल में द्वंद शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, लेकिन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया था। आइए गाइस कुछ महात्मा बुद्ध के बारे में देखते हैं ना, महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, क्या था, सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे, जो बोध गया बिहार में ना है, तो बिहार में बोध गया पड़ता है, यहाँ पे पीपल वृक्ष के नीचे क्या होता है, महात्मा बुद्ध को क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे, अपने 5 शिष्यों को दिए थे, उत्तर प्रदेश सारनाथ में, ठीक। जब उपदेश दिए थे ना अपने 5 शिष्यों को, तो उस समय क्या कहा गया था इनको, धर्म चक्र प्रवर्तन, क्या कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला उपदेश जब सारनाथ में दिए थे ना अपने 5 शिष्यों को, तो उसको क्या कहा गया, हमारा धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। फिर इसका निर्धन जो महापरिनिर्वाण है, तो वह कहाँ है, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण है, जहाँ इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जन्म मोक्ष बैसाखी पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था। तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुआ था, बैसाखी पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था, ठीक है। फिर देखिए समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। गुप्त वंश से संबंधित कौन है, समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन गाइस क्या होता है, देखो पूछ देगा अगर पेपर में कि भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, तो ऐसे प्रश्न में आएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त मतलब समुद्रगुप्त प्रथम। ऐसे आता है, ऐसा लगता है कि हम लोग कंफ्यूज कर देता है, तो हम लोग मतलब हो जाते हैं। तो हमें कुछ नहीं, भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, ठीक है। भारत का नेपोलियन कौन है, हमारा समुद्रगुप्त था, ठीक है ना, कहा जाता था। दरबारी कवि हरिशेर थे, कौन थे, जो प्रयाग प्रशस्ति लिखे, तो प्रयाग प्रशस्ति कौन लिखा, हरिशेर लिखे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं गाइस। नेक्स्ट पेज क्या है, महाजनपद के बारे में देखते हैं ना। महाजनपद, कितने महाजनपद है, अभी तक 16 महाजनपद है, ठीक है। कितने 16 महाजनपद है ना। तो देखिए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है ना। फिर जैन साहित्य भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जो जैन साहित्य है ना, भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है ना। अब आइए देखते हैं, महाजनपद है, इधर क्या राजधानी है, तो यार महाजनपद, इधर राजधानी देखते हैं। देखिए गाइस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अंग का क्या होता है, चंपा। मगध का क्या है, पाटलिपुत्र या राजगिरी। काशी का क्या है, वाराणसी। वत्स्य का क्या है, कौशाम्बी। अवंती का क्या है, उज्जैन। उज्जैन। फिर क्या, कौशल का क्या है, श्रावस्ती। वज्जी का क्या है, वैशाली। मल का क्या है, कुशीनगर। पंचांग का क्या है, ऐच्छम या कापिल्य। छेदी का क्या है, चेदी। चेदी का क्या है, शक्तिमती। कुरु का क्या है, इंद्रप्रस्थ। सूरसेन का क्या है, मथुरा। मत्स्य का क्या है, विराटनगर।
कंबोज का क्या है हाटक, अशोमक का क्या है पोटन, गंधार का क्या है तक्षशिला। तो गाइज हमको इसमें से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखिए, एक हमारा गद्दार का क्या है तक्षशिला, गंधार का तक्षशिला ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा सूरसेन का मथुरा ये इंपॉर्टेंट है। कुरु का इंद्रप्रस्थ ये इंपॉर्टेंट है। मल्ल का कुशीनगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अवंती का उज्जैन ये भी इंपॉर्टेंट है। वत्स्य का कौशाम्बी ये भी पूछ दिया यूपीपी के एग्जाम में, ठीक है। वत्स्य का क्या कौशाम्बी, ठीक है। काशी का वाराणसी ये सभी लोग जानते हैं ना। मगध का पाटलिपुत्र, अंग का चंपा, अंग का भी बार बार पूछ देता, तो अंग का हमारा क्या है चंपा, अंग का चंपा, ठीक है। अंग का चंपा, ठीक है गाइज। तो उसके बाद क्या हमारा कि ये देखिए थोड़ा क्या देखिए, अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है। अस्मक महाजनपद ना दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है। यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अब देखो जोहान कैपलर क्या थे, तो देखो इन्होंने गति के 3 नियमों की अवधारणा की थी। जो जोहान कैपलर है ना, कैपलर कैपलर हमारे क्या किए थे, गति के 3 नियम को दिए थे। कैपलर क्या किए थे, गति के 3 नियम को क्या किए थे, दिए थे ना, गति के 3 नियम दिए थे। तो 3 नियम की अवधारणा किसने की थी, हमारे को जोहान कैपलर ने की थी। तो ये गाइस देख लो, थोड़ा अर्नेस्ट हैकेल के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद आर्थन टेंसले के बारे में। तो अर्नेस्ट हैकेल क्या है, इन्होंने सर्वप्रथम 1866 में ईस्वी में परिस्थितिकी, जिसको हम क्या कहते हैं इकोलॉजी, इकोलॉजी शब्द को देने वाले कौन है, हमारे एर्नेस्ट हैकेल है। कौन है, एर्नेस्ट हैकेल है। तो इकोलॉजी सर्वप्रथम देने वाले कौन है, एर्नेस्ट हैकेल है। तो 1866 में परिस्थितियों में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था एर्नेस्ट हैकेल ने। फिर आर्थर टेंसले के बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम 1935 में परिस्थितिकीय तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था, इकोलॉजी कौन दिया था, हैकेल ने। कौन दिया था, हैकेल ने। इकोलॉजी शब्द देने वाले कौन थे, इकोलॉजी शब्द देने वाले हैकेल है। लेकिन इकोसिस्टम पूछेगा कि इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं परिस्थितिकीय तंत्र, इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी बोलते हैं इसको। तो इकोसिस्टम देने वाले कौन थे, हमारे इकोसिस्टम देने वाले हमारे कौन थे, आर्थर टेंसले। कौन थे, टेंसले थे, टेंसले। तो टेंसले क्या दिए थे, इकोसिस्टम देने वाले थे। इकोलॉजी देने वाले हमारे कौन है, एर्नेस्ट हैकेल है। उसके बाद देखो पेट्रोलॉजी क्या होता है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारे पेट्रोलॉजी। ऐसे याद करो, चट्टान है तो चट्टान को आप पैर से मार के नहीं तोड़ सकते हैं। क्या कहते हैं, पैर के मार से आप पैर से मार के आप चट्टान को नहीं तोड़ सकते हैं। तो चट्टानों का अध्ययन क्या हो जाएगा, पैटोलॉजी। क्या हो जाएगा, पैटोलॉजी हो जाएगा, या तो पैटोलॉजी, ठीक है, पैटोलॉजी। तो हमारा पैर से मार के हम चट्टान को नहीं तोड़ सकते हैं ना, तो हमारा क्या हो गया, पैटोलॉजी। तो चट्टान के अध्ययन को क्या होता है, पैटोलॉजी। एपिग्राफी क्या कहलाता है, अभिलेख का अध्ययन। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिग्राफी। तो एपिग्राफी हमारा क्या कहलाता है, अभिलेख का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। एपिग्राफी कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन। तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा एपिग्राफी कहता है, ठीक है गाइस। और नेक्स्ट देखिए प्रमुख दर्शन देख लेते हैं। शाक्य दर्शन थे, आप प्रवर्तक थे। शाक्य के कौन थे, कपिल मुनि थे। और योग का कौन था, पतंजलि। तो गाइज योग का पतंजलि बार बार पूछता है। शाक्य का कपिल मुनि ये भी पूछता है। न्याय का गौतम थे ये भी पूछता है, ठीक है। और उसके बाद क्या, तो वैसे भी कदार था। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा ये भी पूछ चुका है, जैमिनी था, ठीक है। उत्तर मीमांसा बादशारायण थे, ठीक है। फिर क्या है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ सिगली इटली का इस्तांबुली ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो गाइज ये भी प्रश्न बन चुका है, ठीक है ना, हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागर का प्रथम स्तंभ या सिसली इटली, जो सिसली इटली में इस्तांबुली ज्वालामुखी है ना, उसको कहा जाता है, ठीक है। फिर देखो धौला सादिया पुल भूपेंद्र हाजरिका लोहित नदी पर बना है। कहाँ बना है, लोहित नदी पर। तो लोहित नदी पर कौन बना है, हमारा भूपेंद्र हाजरिका पुल, ठीक है। इसके बारे में और कुछ दिया तो नहीं दिया। तो फाइनली गाइज हमारा टारगेट था 110 पेज तक, ठीक है, लेकिन हम कंप्लीट कर लिए 111 पेज तक, ठीक है गाइज। तो हम कल स्टार्ट करेंगे 112 पेज से, ठीक है। तो फाइनली गाइज हम इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।